हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 11th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज़ लिविंग को डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ लिविंग यानी कि सजीव क्या है। जब भी हम लोग लिविंग को डिफाइन करने जाते हैं तो जो फर्स्ट थॉट हमारे माइंड में आता है वो आता है लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, और उस लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट लिविंग है कि नहीं लिविंग है। अगर वो लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स किसी ऑब्जेक्ट्स में पाए जा रहे हैं तो हम लोग कहेंगे कि वो लिविंग है, अदरवाइज वो नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग 5 लिविंग के कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट है ग्रोथ, सेकंड है रिप्रोडक्शन, थर्ड है मेटाबॉलिज्म, फोर्थ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ वन इज कॉन्शियसनेस। तो अब हम लोग इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट कैरेक्टर जो कि है ग्रोथ। ग्रोथ को समझते हैं इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। मतलब अगर मास में इंक्रीज हो या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल में इंक्रीज होता है तो हम लोग कहते हैं कि ग्रोथ हुई है। अब इसके टाइप्स को देख लेते हैं। ग्रोथ मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इनडिटर्मिनेट ग्रोथ एंड सेकेंड इज डिटर्मिनेट ग्रोथ। अब समझते हैं कि इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होता है। मतलब कि वो ग्रोथ जो थॉट ऑफ द लाइफ स्पेन चलता रहता है। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ इज अ ग्रोथ दैट अकर्स थॉट आउट देयर लाइफ स्पेन। क्योंकि ये जीवन भर चलता रहता है इसलिए इसको एक और टर्म देते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ, और इसका एग्जाम्पल है प्लांट्स। अब समझ लेते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ। मतलब वो ग्रोथ जो कि सर्टेन एज पे आकर के स्टॉप हो जाए। डिटर्मिनेट ग्रोथ इज अ ग्रोथ दैट अकर एट सर्टेन एज एंड देन स्टॉप। क्योंकि ये सर्टेन एज पे आके स्टॉप हो जाता है इसीलिए इसको कहते हैं लिमिटेड ग्रोथ, और इसका एग्जाम्पल्स है एनिमल्स। जो ये ग्रोथ कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस ग्रोथ को शो करते हैं, शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। पर फिर भी बट नॉट कंसीडर्ड एज डिफाइनिंग कैरेक्टर। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस ग्रोथ को शो कर रहे हैं पर फिर भी हम लोग इसे डिफाइन कैरेक्टर्स नहीं मानते हैं। और उसका रीज़न जानते हैं। डिफाइनिंग कैरेक्टर्स इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ शो करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं माउंटेन का। माउंटेन भी ग्रो करता है। वो कैसे ग्रो करता है? बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन देयर सरफेस। अपने सरफेस को अपने सरफेस पे सब्सटेंस के एक्यूमुलेशन करने से ये माउंटेन भी ग्रो करता है। अगर हम लोग ग्रोथ को डिफाइनिंग कैरेक्टर मानते हैं तो उस हिसाब से ये जो माउंटेन होगा वो लिविंग होगा, पर ऐसा नहीं है क्योंकि जो माउंटेन में ग्रोथ होता है वो बाहर से हो रहा है, अंदर से नहीं हो रहा है। इन माउंटेन ग्रोथ इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, सो माउंटेन्स इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग, दे आर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। मतलब कि इसमें बाहर से ग्रोथ हो रहा है इसलिए इसको हम लोग लिविंग नहीं कहेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो अंदर से होता है यानी कि इंट्रिंसिक होता है। तो अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेकंड कैरेक्टर जो कि है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसी बेबीज उत्पन्न करना, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ बेबीज और ऑफस्प्रिंग, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब इसके टाइप को देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन मेनली 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि वो रिप्रोडक्शन जिसमें कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो और फ्यूजन ऑफ गैमेट न हो, उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली लोअर ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, जैसे कि फंजाई। फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। अब ईस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बाय बडिंग। हाइड्रा भी अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बडिंग से। और फिलामेंटस एल्गी जो होती है वो रिप्रोडक्शन करती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी कि अपने फ्रैगमेंट्स को ब्रेक डाउन कर लेती है। अपने फिलामेंट को ब्रेक डाउन कर लेती है डिफरेंट फ्रैगमेंट से, और हर एक फ्रैगमेंट न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
में फ्यूज़न ऑफ गैमेट होता है, यानी कि जो मेल होगा वो मेल गैमेट बनाएगा और फीमेल फीमेल गैमेट बनाएगी और दोनों के फ्यूज़न से न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज़न ऑफ गैमेट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स शो करते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं रिप्रोडक्शन को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जो रिप्रोडक्शन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उसे कहते हैं ग्रोथ के सिनोनिमस। रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा और यूनिसेलुलर एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो ग्रोथ के सिनोनिमस होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन कहें चाहे ग्रोथ कहें, दोनों ही सेम तरीके से होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। दोनों में ही रिप्रोडक्शन में भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल ही इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं और ग्रोथ में भी नंबर ऑफ सेल ही इंक्रीज होते हैं। इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन को ग्रोथ के सिनोनिमस कहा जाता है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों के दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, यानी कि सेपरेट इवेंट हैं। रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कब होता है? जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज होता है तो हम लोग कहते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन हुआ है, और अगर मास में इंक्रीज होता है तो हम लोग कहते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हुआ है। रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म इसलिए करता है ताकि वो अपनी स्पीसीज को बनाए रख सके, यानी कि वो अपनी स्पीसीज को बनाए रखना चाहता है। वो ये नहीं चाहता है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए, इसीलिए वो रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन मेनली सभी ऑर्गेनिज्म करते हैं, पर फिर भी इस रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइनिंग कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्टेराइल, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसीलिए रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मानते हैं। अब जान लेते हैं कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि रिप्रोडक्शन नहीं होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म स्टेराइल होते हैं, जैसे कि म्यूल्स मतलब खच्चर, वर्कर हनीबी और कुछ इनफर्टाइल कपल्स, ये सब में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, पर फिर भी ये लिविंग है, इसीलिए रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मान सकते हैं। अब मैं डिस्क्राइब करने जा रही हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म का थर्ड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, जो कि है मेटाबॉलिज्म। पहले मेटाबॉलिज्म को समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल जो है वो केमिकल का कंपोजिशन है, यानी कि सेल केमिकल्स का ही मिलके बना हुआ है, और सेल से ही मिलके हम ऑर्गेनिजम्स, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बने हैं। इससे हम लोग कह सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल्स के ही बने होते हैं। इनकी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हमेशा ये जो केमिकल्स होते हैं वो बनते रहते हैं, और बनने के बाद फिर दूसरे केमिकल्स में चेंज होते रहते हैं। इस कन्वर्जन को, और जो ये रिएक्शन है, इस कन्वर्जन और रिएक्शन को ही हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो शरीर के अंदर होते रहते हैं। शरीर के अंदर होने वाले रिएक्शंस को कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और इन मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम लोग शरीर के बाहर लेबोरेटरी में, टेस्ट ट्यूब में भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम लोग इन मेटाबॉलिक रिएक्शन को लेबोरेटरी में, टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करते हैं तो हम लोग इन मेटाबॉलिक रिएक्शन को लिविंग रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्शंस जो होते हैं सेम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले रिएक्शन की तरह, इसलिए उसको लिविंग रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में होने वाले सारे केमिकल्स रिएक्शन का सम होता है, मतलब the sum total of all chemicals reaction occurring in our body called metabolism। मेटाबॉलिज्म जो है वो सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, सभी में ये मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें कि ये मेटाबॉलिज्म पाया जाता हो, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म को हम लोग
डिफाइनिंग फीचर मानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का विदाउट एनी एक्सेप्शन, क्योंकि वे अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता, इसीलिए मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर। अब मैं डिस्क्राइब करने जा रही हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म का फोर्थ कैरेक्टर, जो कि है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के मिलकर बने होते हैं। सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी सेल ही फॉर्म करता है, और उसकी बॉडी में जितने भी तरह के फंक्शंस हो रहे हैं वो सभी सेल ही परफॉर्म करता है। Cell has been performing various cellular functions resulting in growth and development, reproduction, metabolism in the body। यानी कि सेल जो होता है वो वेरियस तरह के सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है और मेटाबॉलिज्म होता है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम यूनिसेलुलर से लेकर के कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर तक सभी में सेल प्रेजेंट होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, और कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट सेल का नहीं बना होता है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ सेल, सो दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो वायरस होता है, वायरस भी कंप्लीट सेल नहीं होता है, इसलिए उसको भी हम लोग लिविंग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वायरस भी ई सेलुलर होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर है, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म का फिफ्थ कैरेक्टर, जो कि है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को समझते हैं। कॉन्शियसनेस किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी है जिसकी वजह से वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर पाता है, और एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज हो तो इसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर पाता है, उसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। अब बात ये आती है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट को सेंस कैसे कर पाता है। तो उस सेंस कर पाता है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कि एनवायरनमेंट को सेंस कर पाते हैं, उसे कहते हैं सेंस ऑर्गन। तो वी सेंस एनवायरनमेंट थॉट आर सेंस ऑर्गन, जैसे कि आईज प्रेजेंट है जो कि लाइट को सेंस कर पाता है, नोज स्मेल को सेंस कर पाता है, ईयर किसी भी तरह के वॉइस को सेंस कर पाता है, ये सब सेंस ऑर्गन है। अब हम लोग समझ लें, जो ये कॉन्शियसनेस है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोट से लेकर के कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट तक सब में ये कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। इसीलिए हम लोग कहेंगे कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब समझ लेते हैं दो टर्म्स, कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अपने एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर रहना, इसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। अब दूसरा है सेल्फ कॉन्शियसनेस। इस कॉन्शियसनेस का ही टॉप वर्जन है सेल्फ कॉन्शियसनेस, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एनवायरनमेंट के साथ अपने खुद के लिए भी अवेयर होता है, और ये सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल और केवल ह्यूमन बीइंग का ही कैरेक्टर है, केवल ह्यूमन बीइंग में ही सेल्फ कॉन्शियसनेस पाया जाता है। अब हम लोग इस कॉन्शियसनेस के जो लास्ट टॉपिक है कोमा पेशेंट, उसको डिस्कस करते हैं। कोमा पेशेंट क्या होता है? कोमा पेशेंट में जो हार्ट होता है और लंग दोनों के दोनों ही मशीन से रिप्लेस कर दिया जाता है, और वो कोमा पेशेंट हमेशा हॉस्पिटल में लेटा पड़ा रहता है, और उसका ब्रेन भी डेड होता है। इसीलिए कोमा पेशेंट को हम लोग सेल्फ कॉन्शियस नहीं मानते हैं, क्योंकि वो अपने प्रति अवेयर नहीं होता है, पर उसे लिविंग कहेंगे कि नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि जो कोमा पेशेंट है वो अपने प्रति अवेयर नहीं है, तो इसीलिए वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, पर उसे लिविंग कहेंगे। उसका रीज़न है कि भले वो सेल्फ कॉन्शियस ना हो, पर उसमें कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है और साथ साथ मेटाबॉलिज्म भी प्रेजेंट होता है। इन दोनों कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग कोमा पेशेंट को लिविंग कहते हैं, क्योंकि कई बार कोमा पेशेंट कोमा से बाहर आ जाते हैं और नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। अगर आपको मेरा ये डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।